निशा, उस टेबल पर तुमने अभी तक सर्विस नहीं दी। मैं जो एक टेबल पर पिज्जा लेकर जा रही थी, अपनी कलीग की बात सुनकर जल्दी से दूसरे टेबल तक पहुंची तो देखा वहां एक आदमी मास्क लगाए बैठा हुआ है। मैं बोली, जी सर, क्या चाहिए आपको? मैंने उसे पुकारा तो वो मुझे बड़े गौर से देखने लगा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं उलझ गई। मैं दोबारा से अपने प्रोफेशन के मुताबिक मुस्कुराहट सजाकर बोली, सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? अपना ऑर्डर लिख दीजिए। अब की बार जैसे उसने मुझसे निगाहें हटाने में बड़ी ही मुश्किल हुई थी। उसने सिर्फ एक कॉफी का ऑर्डर दिया। इतनी गर्मी में कॉफी कौन पीता है? बाहर सूरज आग उगल रहा था। खैर, मैं मुस्कुराकर वहां से कॉफी बनाने का बोलने चली आई। वापस आकर काउंटर पे खड़ी हुई तो देखा वो आदमी अब भी अपना मोबाइल चलाते हुए बार बार मुझे ही देख रहा था। खैर, ऐसे बहुत से आदमी रोज यहाँ आते थे। मैंने इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर अंदर ही अंदर वो मेरे दिमाग में जैसे चिपक कर रह गया था। कुछ देर के बाद ही कॉफी बनी तो मैंने दूसरे वेटर से कहा कि तुम उसको कॉफी दे आओ, तो वेटर अगले ही पल कॉफी के साथ वापस आई। उसके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे। उसने कॉफी मेरे सामने लगभग पटकते हुए रखी और कहा, जाकर खुद ही दो। उसे बेइज्जत करके उसने मुझे रखा है। एक ही मिनट में मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उसने कॉफी नहीं ली? वो गुस्से से बोली, उसको ये कॉफी वही वेटर सर्व करेगी जो उसका ऑर्डर लेकर गई थी। ये हुक्म है साहब का। ये क्या बात हुई? मैंने हैरानी से पूछा। वो कॉफी की ट्रे मेरे हाथ में थमाकर बोली, जाओ, अब ले जाओ। होते हैं ऐसे कुछ सरफिरे जो सिर्फ यहाँ लड़कियों को ताड़ने के लिए ही आते हैं। मैं अपने अंदर गुस्से से उठते उबाल को दबाकर जाकर कॉफी उसे देने गई। वो धन्यवाद करके कॉफी का कप मेरे हाथ से लेने लगा। कॉफी लेते हुए भी उसकी नजरें मेरे ऊपर ही टिकी हुई थीं। मैं उसकी नजरों से नर्वस होने लगी थी। कॉफी पीने के बाद उसने टेबल पर 5,000 रुपए रखे और चुपचाप चला गया। हमारा होटल छोटा सा था। इस कदर अमीर लोग खाना खाने नहीं आते थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही अक्सर यहाँ पाए जाते थे। वो पहला ग्राहक था जो एक कप कॉफी के 5,000 देकर गया था। उसके कुछ दिन के बाद से मेरी जिंदगी एक अलग ही डगर पर चल पड़ी थी। मैं ये नहीं जानती थी कि जिस आदमी को आज मैंने देखा है वही मेरी जिंदगी को पूरी तौर पर पलट कर रख देगा। मैं होटल से घर वापस आई और थकी हारी लेट कर सो गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से भाभी ने आकर उठा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और हैरान निगाहों से भाभी को देखा। उन्होंने अपनी हथेली आगे कर दी और कहने लगी, लाओ, सैलरी दो, महीने की पहली तारीख है, भूल गई? मैंने ठंडी सांस भरकर पर्स में से तनख्वाह के सारे पैसे निकाले और भाभी को थमा दिए और वापस से अपनी आंखें बंद करके लेट गई। ये पल मेरी जिंदगी का हमेशा से ही कड़वा पल रहा था। भाभी वैसे तो मुझे मुंह नहीं लगाती थी, खाना देना ही उनके लिए मुश्किल होता था, मगर जब महीने की पहली तारीख आती तो वो हथेली पर मेरे सामने हाथ फैला देती और मैं भी तनख्वाह गिने बगैर सारे पैसे उनको पकड़ा दिया करती थी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। मम्मी पापा दोनों ही नहीं थे। भाई के रहमो करम पर पड़ी हुई थी। नौकरी भी शायद ना करती, मगर मुझे अपने खर्चों के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे। पता चला मोहल्ले की एक लड़की वेट्रेस की नौकरी करती है। उससे बात की तो उसने मुझे भी लगवा दिया, मगर मेरा भाई मेरी नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। मुझे यकीन था भाभी मुझे नौकरी नहीं करने देगी, मगर मैं हैरान रह गई थी जब भाभी ने मेरा साथ दिया और नौकरी की अनुमति भी भाई से लेकर दी। मुझे लगा शायद वो बदल गई है, मगर उनका व्यवहार अब भी वही था जो उन्होंने पहले दिन से मेरे साथ रखा हुआ था। खैर, जैसे तैसे अब महीना खत्म हुआ तो मैंने घर आकर भाभी को बताया था कि आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। अपनी पहली तनख्वाह को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे और जरूरी सामान भी नहीं था जो मैं लेना चाहती थी। लेकिन भाभी ने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया था। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, दिखाओ मुझे अपनी तनख्वाह। मैंने पैसे निकालकर उन्हें दिखाए तो उन्होंने बड़ी ही होशियारी से वो सारे पैसे अपने हाथों में ले लिए। कहने लगी, शाबाश, अब हर महीने इसी तरह अपनी सारी तनख्वाह खुद लाकर मेरी हथेली पर रख दिया करना।
मैं हक्का बक्का सी भाभी को देखती रह गई थी और वो पैसों वाली मुट्ठी जोर से बंद करके वहां से जा चुकी थी। मेरी समझ में आ चुका था कि किस वजह से भाभी ने मुझे नौकरी की अनुमति दिलवाई थी, ताकि मैं पैसे कमाऊं और वो मुझसे सारे पैसे हथियाकर लेकर जा सकें। अब तक यही होता आ रहा था। कभी कभार तो मेरा दिल चाहता था कि मैं नौकरी छोड़ दूं, मगर नौकरी छोड़ देती तो घर में भाभी के साथ रहना मेरे लिए और भी मुश्किल था। अगले दिन होटल गई तो मैं बुझी बुझी सी थी। मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, क्या बात है, लगता है भाभी ने इस बार भी तुम्हारी सारी तनख्वाह ले ली। मैंने उदासी से सर हिला दिया। वो मुझे देखकर बोली, निशा, कब तक बर्दाश्त करोगी ये सब? अब तुम्हें अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मैंने उदासी से कहा, मेरे बस में है ही क्या, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए और भाई के घर के अलावा कहाँ रहूं? मेरी दोस्त जिया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मेरी जान, हॉस्टल में रहो ना, अपना कमाओ और खुद पर खर्च करो, जियो अपनी जिंदगी। जब शादी का वक्त आएगा तो किसी न किसी से तो हो ही जाएगी। मैंने उसका ये आइडिया रद्द कर दिया। मैंने कहा, ऐसी लड़कियों को हमारे समाज में अच्छे शब्दों से नहीं बुलाया जाता और मैं खुद के लिए ये सब सुनना नहीं चाहती। जिया ने प्यार से कहा, यार कोई तो कदम उठाओ। अच्छा, नौकरी के लिए हॉस्टल में रुकने से प्रॉब्लम है ना तुम्हें? तो ऐसा करो, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, साथ ही साथ नौकरी करना। हॉस्टल में रुकना, तुम्हारे पास डिग्रियां भी हो जाएंगी और नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। मैं जो जिया को मना करना चाहती थी एकदम से रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे हौसला देते हुए बोली, कर लो यार, जिंदगी में तुम्हारे लिए भी सुकून आ जाएगा। मुझे सुनकर इतना बुरा लगता है, फिर तुम पर तो बीत रही है, तुम्हारे ऊपर क्या असर होता होगा। मैं समझ सकती हूँ, हर पल उस घर में गुजारना किसी नरक में रहने से कम नहीं है। मैंने कहा, भाभी मुझे आगे पढ़ने नहीं देगी। वो नहीं चाहेगी कि मैं अपनी कमाई में से 1 रुपया भी अपनी पढ़ाई पर खर्च करूं, और पहली बात तो वो मुझे पढ़ने की अनुमति ही नहीं देगी। जिया मुस्कुराकर बोली, तो वो घर छोड़ दो, वहां रखा ही क्या है। बहुत सी सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां हैं जो समाज में बगैर रिश्ते के भी गुजारा कर रही हैं। चुप करके वो घर छोड़ दो और अपना एक खुद का आशियाना बना, वरना कुएं के मेढक की तरह वहीं की वहीं रह जाएगी। मैंने उस वक्त जिया की बात को टाल दिया, मगर वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। उस पे भला हो भाभी का। शाम को घर गई तो मेरे लिए जो खाना रखा था वो उनके किसी बच्चे ने खा लिया। मैंने खाने का पूछा तो उन्होंने पूरा घर सर पे उठा लिया। कहने लगी, एक दिन मेरे बच्चे ने रोटी क्या खा ली, ये तो उसके हलक से निकालने के चक्कर में है। मैं हक्का बक्का रह गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। महीने में 1 या 2 दिन तो मैं सिर्फ घर में रोटी ही खाती थी, वरना मैं अक्सर होटल में ही खा लिया करती थी, क्योंकि अगर मैं होटल से भूखी आ जाती तो घर पे कभी रोटी नहीं होती तो कभी सब्जी नहीं होती। एक तो जिया की बातें, ऊपर से भाभी का ये दिल जलाने वाला व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था। मगर अगली सुबह मैंने जिया से कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में पता करो, अगर मेरा एडमिशन मुमकिन है तो ठीक है, करवा दो। मैं अब अपनी जिंदगी को थोड़ा बदल कर देखना चाहती हूँ। ज्यादा से ज्यादा बुरा ही होगा, हो सकता है, और कम से कम कुछ न कुछ तो अच्छा ही होगा। तो क्यों ना एक बार आजमाया जाए। भाभी को तो वैसे ही मेरे घर में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत खुश हुई, मैं भी सुकून से थी। मगर एक डर था, वही डर जो कुछ नया करते वक्त हर एक के दिल में अंदर में बैठा होता है, मेरे दिल में भी मौजूद था। खैर, मेरा उधर एडमिशन हो गया और मैंने घर में पढ़ने की बात की। अभी बात मुंह से निकली ही थी, भाई तो चुप बैठे थे, मगर भाभी ने वो हंगामा कर दिया कि मेरे दिमाग में सीटियां सी बजने लगी थीं। उनका कहना था, लोग क्या कहेंगे। मैंने भी गुस्से से कह दिया कि लोगों ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा जब मैं कमाने के लिए बाहर निकली थी, और अब लोग क्यों कुछ कहेंगे, अब तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। भाई ने मुझे चुप करवा दिया। कहने लगे, तुम्हें अगर मैं रोकूं तो क्या तुम मान जाओगी? मैं एक पल के लिए नरम हुई थी, मगर नहीं, इस फैसले पर मेरी पूरी जिंदगी खड़ी थी। मैंने बगैर किसी लचक के कहा, भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे पढ़ना है और हॉस्टल में रहकर पढ़ना है, भले ही आप मुझे अनुमति दें या ना दें, मुझे संबंध रखें या ना रखें, मैं आप लोगों पे और बोझ बनकर रहना नहीं चाहती। भाई ने हैरानगी से देखा और बोले,
जब अगर तुम्हें हमारी इजाजत की जरूरत ही नहीं है तो फिर पूछ ही क्यों रही हो? मैंने कहा कि मैं आपको बता रही हूँ। वैसे भी आपको बिना बताए ही मैं बोलकर जा सकती थी, मगर आपको बताकर जाना चाहती हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। खैर, भाभी ने मेरे साथ जो भी किया, मैं इसी घर में छोड़कर जा रही हूँ। अगर आप मुझसे संबंध रखना चाहें तो मुझे खुशी ही होगी, वरना मुझे दुख भी नहीं होगा। हालात मेरी बर्दाश्त से अब बाहर हो गए हैं। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं बाहर आई तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। मेरा गला सूख रहा था। बाद में किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। मैंने इंतजार भी किया। जब मैं अपना सामान बांध कर जाने लगी तो भाई से कहा कि मैं जा रही हूँ, लेकिन वो मुझसे मुंह मोड़कर कमरे में चले गए। साथ ही साथ भाभी ने भी कांटेदार शब्दों में कहा था, अब जा रही हो तो वापस मत मुड़ना, यही समझना तुम्हारा कोई नहीं है। मैं दुखी होकर वहां से चली आई। जिया ने मुझे पिक किया और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छोड़ दिया। मैं परेशान भी थी मगर खुश भी थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मेरी अब एक बेहतर और नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। मेरी रूममेट जो लड़की थी वो बहुत अच्छी थी। अगले दिन ही मैं यूनिवर्सिटी चली गई। पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, मगर खर्चों का हिसाब लगाया तो नौकरी अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो चुकी थी। मैंने उस होटल के अलावा एक और रेस्टोरेंट में भी 2-3 घंटे के लिए वेटर का काम शुरू कर दिया। ये रेस्टोरेंट मेरे हॉस्टल के करीब ही पड़ता था और इसमें मैं शाम के समय जाया करती थी। अभी नए रेस्टोरेंट में गए मुझे 2 दिन ही हुए थे कि जब वहीं उस दिन वाला आदमी मुझे वहां पर दिखाई दिया, और उस दिन भी वो मास्क में छिपा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा, मगर मैं उसे बड़े गौर से देख रही थी। अचानक से उसने मुझे खुद को देखते हुए पकड़ लिया, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। उसके टेबल से ऑर्डर लेना था। मैं जाना चाहती थी तो दूसरी लड़की से कहा, तुम ले लो ऑर्डर, मगर फिर वही हुआ जो उस दिन हुआ था। उस आदमी ने मेरी तरफ इशारा करके उस लड़की से कुछ कहा था। मैं समझ गई थी वो जरूर यही कह रहा होगा कि मैं उसका ऑर्डर लूं। मुझे फिर से गुस्सा चढ़ा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस आदमी से जाकर बात करूं कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो बार बार मुझे ही बुलाता है। पिछले होटल में भी उसने ऐसा ही किया था और मुझे फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अब इस रेस्टोरेंट में भी यही करने की वो कोशिश कर रहा है। अभी तो मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। मैं हिम्मत करके उस टेबल की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उस वेटर ने मुझे रोक लिया। पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? मैं उसे देखकर घबरा गई। उसके अंदाज बहुत ही अजीब से लग रहे थे। मैं समझ नहीं पाई कि वो कहना क्या चाहती है और इतने शक भरे अंदाज में वो मुझसे क्यों बात कर रही है। मैं चुप रही तो उसने मेरा बाजू थामा और वहां से दूर ले गई। रूम में जाकर कहने लगी, तुम उस आदमी को क्यों देख रही थी? मैंने हैरानगी से पूछा, क्या बात कर रही हो? मैं उसे क्यों देखूंगी? वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर बोली, तुम उस तरफ क्यों जा रही थी जब तुम देख चुकी थी कि मैं ऑर्डर पहले ही ले चुकी थी और मुझे भेजा भी तुमने ही था। मेरे पास बोलने के लिए शब्द खत्म हो गए थे। मैं चुप रही, लेकिन फिर खुद पे बर्दाश्त करते हुए बोली कि वो आदमी मेरी तरफ इशारा करके कुछ कह रहा था। मैं वही पूछने जा रही थी। उस लड़की ने तंजिया मुस्कुराहट से मुझे देखा और बोली, उस आदमी को तो इशारे तुम्हारे बुरे लगे हैं, और खुद जो तुम उसे खड़ी खड़ी लगातार घूर रही थी उसका क्या? वो तुम्हारी यही बात मुझे बता रहा था। तुम्हारे देखने से वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, तभी तुम्हारा इशारा करके तुम्हारी शिकायत कर रहा था। उसका कहना था कि ये लड़की मुझे लगातार घूर रही है और मुझे अजीब सा फील हो रहा है। मैं यहाँ 2 पल सुकून के लिए आता हूँ और मैं उस लड़की की नजरों से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से उस आदमी को शांत किया था, वरना वो तो तुम्हारी शिकायत लेकर मैनेजर के पास जाने वाला था। निशा, सावधानी बरतो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। वो आदमी जो दूसरे होटल में मुझसे ऑर्डर ले रहा था, वो यहाँ इतनी बदतमीजी से मेरी शिकायत किसी दूसरी वेटर को लगा रहा था। मेरा तो गुस्से के मारे खून खौलने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस आदमी के मुंह पे अभी तमाचा लगा दूं। मैं बाहर जाने लगी तो उस लड़की ने कहा,
जब तक वो यहाँ पे है तुम अंदर ही रहो, इस तरह से वो दोबारा भड़क सकता है। खैर, मजबूरन मुझे अंदर ही बैठना पड़ा। अगर यूनिवर्सिटी की मजबूरी ना होती तो मैं अभी इसी वक्त ही नौकरी छोड़कर चली जाती, मगर जो हो चुका था वो भी कम नहीं था। छुट्टी पर जब वापसी के लिए निकली, मगर आज मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरे रास्ते एक ही ख्याल बार बार सताता रहा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा, मगर मेरे पीछे कोई भी नहीं था। लगता है शायद आज जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने अपने दिमाग को झटक दिया। खैर, शाम के समय हॉस्टल पहुंची। अगले दिन छुट्टी थी तो मैंने पुराने होटल में फुल डे काम लगाना था। मैं वहीं चली गई। पूरे रास्ते में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था। मैं होटल में दाखिल हुई तो देखा कि सामने की टेबल पे फिर वही आदमी बैठा था जो कल नए वाले रेस्टोरेंट में भी मिला था और जिसकी वजह से अच्छा खासा माहौल खराब हो चुका था। उसे देखते ही मेरा मूड खराब हो गया। वो अपने ही ध्यान में था और फोन चला रहा था। मैं उसे नजरअंदाज करके उसके पास से गुजर गई, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कल वहां पर तमाशा करने के बाद अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है। खैर, मैं उसके पास ऑर्डर लेने नहीं गई। मैंने जिया को ही भेज दिया। बाकी कामों में मैं मगन हो गई थी। वो सिर्फ कॉफी पीने आया था, एक के बाद दूसरी, और फिर यूं ही करते करते वो 4 कॉफियां पी चुका था। मुझे उस आदमी से उलझन महसूस होती थी। मैं इतना तो समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं जरूर ये मेरे पीछे ही पड़ा है, मगर उसका मकसद क्या है मैं ये समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार मेरी छुट्टी होने से कुछ देर पहले ही वो उठकर वहां से चला गया था। सब वेटर उसके बारे में बातें कर रहे थे कि पता नहीं वो इतनी देर यहाँ अकेला बैठा रहा। जिया का अंदाजा था शायद वो किसी का इंतजार कर रहा था। मैं उन सब की बातें सुनते हुए एकदम चुप थी। मैंने कोई बात नहीं की। जब हॉस्टल के लिए निकली तो आज फिर वैसा ही एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं मुड़कर चारों तरफ देखने लगी, मगर सड़क पर सिवाय एक गाड़ी के कुछ भी नहीं था। उस गाड़ी को मैंने नजरअंदाज कर दिया और एक रिक्शा लेकर हॉस्टल जाने लगी। रिक्शे में बैठे बैठे अचानक से मेरी नजर शीशे पर पड़ी तो क्या देखती हूँ कि वही गाड़ी जिसे मैंने नजरअंदाज किया था वो धीमी रफ्तार से रिक्शे के पीछे आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें एक पल में ही तेज हुई थी। मैंने रिक्शे वाले को तेज चलने के लिए बोला, मगर वो गाड़ी भी अपनी रफ्तार बढ़ा चुकी थी। हॉस्टल के बाहर रुककर मैंने जल्दी से किराया दिया और अंदर भाग गई। ये पहला पल था जब मुझे घर छोड़ने के फैसले पर पछतावा होने लगा था। जब तक भाई के घर पे थी कम से कम सुरक्षित तो थी। वहां पर कोई मेरा पीछा नहीं करता था और ये पता नहीं कौन था, मगर इस सवाल के जवाब में वही आदमी बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन देखा जाता तो कल उसने मुझ पर एक बार भी नजर नहीं जमाई थी। मैं उलझकर रह गई थी कि आखिर कौन है। मैंने सोचा ऐसे ही कोई आवारा होगा। मुझे इस बात को अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए। मगर अगले दिन फिर वही हुआ। जब होटल के लिए वापस आ रही थी फिर वही गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। अब तो टेंशन वाली बात थी। पहले दिन तो यही सोचा था कि किसी के पास कोई काम तो नहीं होगा जो मेरा पीछा ही कर लिया होगा, मगर दूसरे दिन जब यही हुआ तो मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। तीसरे दिन मैं होटल गई तो एक अजीब ही हादसा हुआ। मुझे मैनेजर ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि निशा, तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकती, कल से काम पर मत आना। मैं हैरान रह गई कि इतने अचानक से मुझे क्यों निकाला जा रहा है। कोई गलती भी मुझसे नहीं हुई थी। मैंने यही बात दोहराई कि सर, मुझसे तो कोई भी गलती नहीं हुई। मैनेजर ने ना में सिर हिलाया और कहने लगा, आपसे गलती नहीं हुई है, लेकिन आप कल से मत आइएगा। हमें एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत नहीं है। मैं कुछ और बोलती इससे पहले ही मैनेजर ने मुझे चुप करवा दिया और कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मैं लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आई। उस होटल में मैंने ना जाने कितने साल से काम किया था। महीने के शुरू के दिन थे। मुझे हॉस्टल का रेंट भी जमा करना था। बाकी का खर्च भी मुंह खोले खड़ा था। बचत के नाम पे तो सिर्फ मेरे पास पर्स में 2000 रुपए ही थे। मैं अपना सामान उठाकर बाहर आई तो दिया मुझे दिलासे देने लगी कि निशा, परेशान मत हो, मैं कहीं और तुम्हारे लिए जुगाड़ लगाती हूँ।
अगर काम मिल जाए तो ठीक है, वरना तुम खुद भी कोशिश करना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त ये बात बर्दाश्त करने के लिए मुझे तन्हाई चाहिए थी। मैं जिस नौकरी की बुनियाद पर घर छोड़कर आई थी, वही मेरे पास नहीं थी। कैसे मैं अब हर मसले को निपटाऊंगी? ये भी शुक्र था कि रेस्टोरेंट की नौकरी थी, मगर तनख्वाह कम थी। मैं वहीं चली आई। मैंने सोचा कि उससे बात करती हूँ कि मेरा ड्यूटी का टाइम बढ़ा दे। इस तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाती। मैनेजर के पास गई और जाकर बात की तो उससे माफी मांगते हुए कहा कि मैं तो आपको ही बुलाने वाला था, क्योंकि मैं आपको बताने वाला था कि अब आप हमारे इस रेस्टोरेंट में और नौकरी नहीं कर सकती। हमारे पास पहले से ही काफी वेटर हैं। मैं एक पल के लिए लड़खड़ा गई थी। उन्होंने मेरी पूरे महीने की सैलरी मेरे हाथ पर रख दी, जिसका मतलब साफ यही था कि वो मुझे नौकरी से निकाल चुके हैं। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पे पूछा कि सर, एक ही तो वेटर यहाँ पे है। इससे पहले मैं कोई और बात बोलती, वो थोड़ा सख्त शब्दों में बोले, मिस निशा, आपकी तरफ से हमें शिकायत मिली है कि जब कस्टमर यहाँ बैठे होते हैं तो आप उन्हें लगातार घूरती रहती हैं, जो कि उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो असल वजह भी आपके नौकरी से निकालने का यही है। बस, अब कुछ और जानना चाहती हैं? मैं चुपचाप वहां से बाहर निकल आई। अचानक से ऐसा लगा था कि किसी ने सर से आसमान और कदमों से नीचे जमीन खींच ली हो। मैं धीरे से कदम उठाती करीबी पार्क में जाकर बैठ गई। वहां बैठी तो फिर वही एहसास हुआ कि कोई तो है जो मुझ पर नजरें जमाए हुए है। गर्दन घुमाकर आसपास देखा तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक ही एक पेड़ की ओट में वही गाड़ी खड़ी नजर आई। मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैं अपनी जगह से उठी और तेज कदम उठाती उस पार्क से बाहर निकल आई। दोपहर का समय था, तेज गर्मी थी, ऊपर से रास्ते में लोग भी कम थे। मैं चलती जा रही थी कि तभी मेरे पीछे आने वाली गाड़ी की स्पीड तेज हुई थी और वो मेरे सामने आ गया। उसी वक्त गाड़ी का दरवाजा खुला। एक हाथ ने जोर से खींचकर मुझे गाड़ी के अंदर डाला। मैं संभल भी नहीं पाई थी कि उसी वक्त किसी ने जोर से मेरे मुंह पे हाथ रखकर मुझे चीखने से रोक लिया। मैं हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी। थोड़ी दूर सुनसान सड़क पे जाकर गाड़ी रुक गई थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी गाड़ी से नीचे उतरा और पीछे बैठा हुआ आदमी खुद ड्राइविंग सीट पर चला गया था। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वो लॉक था। मैं चाहने के बावजूद भी कुछ ना कर सकी और वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला, मिस निशा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे तंग नहीं करेंगी और चुपचाप आप मेरी बात सुनेंगी। मुझे सिर्फ आपसे 5 मिनट चाहिए। मैं जो इतनी देर से भागने का प्लान बना रही थी, चौंक कर उस आदमी की तरफ देखा था। मैंने इतना शोर मचा रखा था कि उस आदमी को पहले मैं देख ही नहीं सकी थी। जब देखा तो ये तो वही होटल में आने वाला आदमी था जो हर वक्त खुद को मास्क में छुपाए रखता था। उस वक्त भी उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही थी, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? उसने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा, फिर बड़े ही आराम से बोला, मिस निशा, आप ये बात नॉर्मल शब्दों में भी कर सकती हैं। इसमें इतना चीखने की जरूरत नहीं है। आगे से आपके बोलने का अंदाज मेरे सामने तेज ना हो। मुझे तो आग सी लग गई थी। मैंने कहा, अगर आपको मेरे बोलने का अंदाज बुरा लगा है तो मुझे भी इसी वक्त गाड़ी से उतार दें। मुझे भी ये बात बुरी लगी है कि आपने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया है। लेकिन उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय एक नई बात करने लगा। कहने लगा, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगी? मेरा तो खून ही खौल के रह गया था। मैंने गुस्से से कहा, आप हैं कौन? मैं आपको न जानती हूँ, ना ही कभी बात हुई है हमारी। ऐसे ही मुंह उठाकर ऐसे कैसे कर लूं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? उसने अगले ही पल अपने चेहरे से मास्क उतार दिया। मेरे अगले शब्द मुंह में ही रह गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही शहर का बहुत ही मशहूर अमीर बिजनेसमैन था। उससे मिलने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाए हुए था और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझसे शादी करने के लिए भी कह रहा था। मुझे चुप होते देख कर बोला, इतनी जान पहचान काफी है।
या आपको कुछ और भी जानना है? मैं चुप हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या जवाब दूं। मैं तो एक बहुत ही मामूली सी लड़की थी, उसके स्टैंडर्ड के बराबर भी नहीं थी। वो कहने लगा, मैडम बात सीधी है और यही कि मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, सिर्फ 2 महीने के लिए। उसके बदले मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, मगर आपको मुझसे शादी करनी होगी। मुझे अचानक से होश आया, ये सब क्या हो रहा है? मैंने झट से कहा, मुझे ना आपसे शादी करनी है, ना ही आपसे आपके पैसे चाहिए। मुझे जाने दें अभी इसी वक्त, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर वो बड़ी ही ढिठाई से बोला, तुम्हें शहर में क्या पूरे देश में नौकरी नहीं मिलेगी। पहले तो आपने नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो मैं फिर आपको उस नौकरी से निकलवा ही दूंगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मेरी ऑफर मान लें, क्योंकि मैं जानता हूँ इस वक्त आपको पैसे की सख्त जरूरत है। आपके सर पे किसी का हाथ नहीं है, तुम्हें अपने सारे खर्चे खुद ही पूरे करने हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे खर्चे कितने हैं, तो उनका भार कैसे उठाओगी? मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। यानी इतने अचानक मुझे नौकरी से निकाले जाने का बोलना उन लोगों के लिए इसी वजह से आसान था, क्योंकि इस आदमी ने कहकर ही मुझे निकलवाया था। मैंने कहा, क्या चाहते हैं आप? वो बड़े ही आराम से बोला, वही जो पहले कह चुका हूँ, मुझसे शादी कर लें। बदले में 2 करोड़ से भी ज्यादा रकम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं इस काम के लिए किसी और को नहीं बोल सकता। मैंने पूछा, इसी वजह से इतने दिन हो गए हैं और आप लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं? तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। मैंने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? वो फिर भी ठहरे हुए अंदाज में बोला, आपके पास मना करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि मैं बता चुका हूँ, मेरी मजबूरी है और मुझे आपसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। आप राजी हो या ना हो, वजह मैं आपको शादी के बाद बता दूंगा, बल्कि आप खुद ही जान जाएंगी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं अकेली थी, तो ये अच्छा था कि वो मुझसे शादी की बात कर रहा था, वरना वो मुझे ये बात भी ना करता तो फिर मैं अकेली कमजोर सी लड़की उसका आखिर क्या बिगाड़ सकती थी। खैर, मैं मान गई थी, मगर पहले उसने मेरे बैंक अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। उसके बाद हम सीधा अदालत गए और 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जो मैं खुद को बेसहारा समझ रही थी, ऊपर वाले के रहमो करम से मेरी शादी हो चुकी थी। बेशक जैसी भी हुई थी, मगर कम से कम मेरे पास पति का नाम तो मौजूद था। शादी होते ही उसने कहा, अब आप हॉस्टल में नहीं रहेंगी, बल्कि मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगी। आप अपना सामान पैक कर लें और मेरे घर चलें। मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा, ये बात तय नहीं हुई थी? तो वो हंसकर बोला, क्यों? शादी हुई है हमारी 2 महीने के लिए, और इन 2 महीनों में आपको मेरी हर बात माननी होगी। मेरे पास चारा नहीं था। मैं अपने हॉस्टल के रूम में पैकिंग करने के लिए चली गई। मैंने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए पूरे 5 घंटे पैकिंग में लगाए थे, और वो पूरे 5 घंटे से नीचे गाड़ी में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा था, वो बार बार घड़ी देख रहा था। जब मैं नीचे आई तो उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। कहने लगा, तुम तो ऐसे पैकिंग कर रही थी जैसे पूरे घर का सामान पैक कर रही हो। हालांकि तुम हॉस्टल में रहती हो और वहाँ सामान ही कितना होता है। मुझे उसकी मुस्कुराहट इस वक्त जहर लग रही थी। भले ही उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, उसके बदले 2.5 करोड़ रुपए भी दिए थे, लेकिन मुझे वो आदमी गुस्सा दिला रहा था। उसने जो कुछ भी किया था मेरे साथ अपनी मर्जी से किया था, और मेरी मर्जी उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन अगर उसकी तरफ मैं गौर से देखती तो फिर मुझे अपनी किस्मत पर गर्व भी महसूस होने लगता था, क्योंकि वो एक हैंडसम अमीर आदमी था। हर लड़की उससे शादी करने के सपने देखती होगी, लेकिन उसने मुझसे शादी क्यों की थी, मुझे समझ नहीं आता था। खैर, मैं उस आदमी के साथ उसके घर आ गई। जब उसके साथ मेरी शादी हुई तब मुझे पता चला था कि उसका नाम निखिल था। मैं निखिल के साथ घर आ गई। ये वो घर था जो आज तक मैं सिर्फ अपने शहर के न्यूज चैनलों पर देखा करती थी, और अब हकीकत में देखा था। निखिल की बीवी बनकर मुझे खुशी भी थी और एक तरफ दुख भी था। खैर, घर के अंदर ले जाकर जो कमरा मुझे दिया गया था वो किसी महल का कमरा लग रहा था। पूरा घर ही खूबसूरत था, मगर ये कमरा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा और खूबसूरत था।
वो भी सिर्फ अकेले मेरे लिए। मैं हैरान थी कि निखिल मुझे कमरे में छोड़कर मेरे पास एक नौकरानी को छोड़कर चला गया था। उसने उस नौकरानी से कहा था कि तुम्हें आज से मैडम का सारा काम करना है। मैं हक्का बक्का थी। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी ऐसी हो सकती है। खैर, ये सब कुछ हो चुका था। यकीन करने ना करने की वजह ही नहीं बनती थी। लेकिन अब मैं अंदर कमरे में बैठी डर भी रही थी, क्योंकि शादी की रस्म के अनुसार आज की रात मेरी सुहाग रात थी। लेकिन मैं उस आदमी के साथ सुहाग रात नहीं मना सकती थी। मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगा था, क्योंकि हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अगर वो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे सख्ती से मना कर दूंगी। लेकिन मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने मुझे छूने के इरादे से शादी नहीं की थी। उसका मकसद तो कुछ और ही था, जो मुझे बाद में पता चला था। खैर, थोड़ी देर के बाद ही मैंने खाना खाया, लेकिन वो भी इतना शाही कि छूने का दिल भी नहीं कर रहा था। उसकी डेकोरेशन कहीं खराब ना हो जाए। 2 दिन तो मैं इसी घर में आजाद तौर पर घूमती फिरती रही, मगर मुझे अब तक उस आदमी ने शादी करने और अपने घर में लाकर कमरे में अकेला छोड़ने का मकसद नहीं बताया था। मेरा ये भी ख्याल गलत साबित हुआ था कि वो नई नई लड़कियों का आदी है। उसने शादी करता है और 2 महीने में जब उनसे उनका दिल भर जाता है तो उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि अब तक उसने मुझे छूने और मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की थी। मैंने निखिल को दोबारा देखा भी नहीं था। पता नहीं, शायद मुझे लाकर वो भूल गया होगा। बार बार मुझे डर सताता था। मैं खुद को समझाती थी कि वो मुझे भूले या याद रखे। मुझे क्या, मेरे पास तो अच्छी खासी रकम आ चुकी है। बस 2 महीने जैसे तैसे इस घर में गुजार लूं, फिर मैं चली जाऊंगी। लेकिन तीसरे दिन ही मेरी जिंदगी में वो तूफान आया था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने अभी तक पूरा घर देखा नहीं था, तो उस नौकरानी को कमरे में ही छोड़कर मैं अकेले ही बाहर आ गई थी। बाहर बाग में मुझे एक नन्ही सी 5-6 साल की बच्ची दिखाई दी। जब से यहाँ आई थी, सिवाय नौकरों के घर के किसी इंसान को मैंने नहीं देखा था। वो बच्ची बहुत प्यारी थी। मैं उसके पास चली आई और प्यार से कहा, हेलो। उसने मुड़कर मुझे देखा और उस वक्त उसकी आंखों में जो हैरानी और जो खुशी थी, मैं वो सारी उम्र भूल नहीं सकती थी। वो एक पल के लिए तो अविश्वास से मुझे देखती रही और फिर भागकर मेरे गले लग गई। बोली, मम्मा, कहाँ थी आप? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। वो ना जाने और भी क्या क्या बोल रही थी, मगर मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मैं तो उसके शब्द मम्मा पे ही अटक गई थी। उसी पल वो बच्ची फिर चहकी, कहने लगी, मम्मा, आप 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और फिर मुझे छोड़कर दरवाजे की तरफ गई और पापा पापा करती हुई भाग गई। मैंने मुड़कर देखा तो वहां निखिल खड़ा था, जो उस बच्ची को बड़ी मोहब्बत से गोद में उठाकर मेरे करीब आकर रुक गया। कहने लगा, श्वेता बेटा, मम्मा से मिली? आप देखो, मैंने आपकी विश पूरी कर दी है। आपकी मम्मा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब आप भी पापा की विश पूरी करो। उसने हाँ में सिर हिलाया और लपक कर मेरी गोद में आ गई। मैंने भी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। कुछ देर तक हम बाग में टहलते रहे। मैं सारा वक्त चुप रही, जबकि श्वेता और निखिल ही बातें करते रहे। जब वो बच्ची थक गई तो नौकरानी को बुलाकर निखिल ने उसे अंदर भिजवा दिया। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, यही वजह थी कि मैं आपसे शादी करने पे मजबूर था। श्वेता की माँ 6 महीने पहले ही मर चुकी है। उसकी माँ को मरे हुए अभी 1 महीना ही हुआ था कि श्वेता अचानक से बीमार हो गई। चेकअप करवाने पर पता चला कि उसे कैंसर है। मुझे इस बात का पता चला तो अपनी बीवी के जाने का गम मैं भुला बैठा और अपनी बच्ची को संभालने लगा। मगर श्वेता अपने हर इलाज से इनकार कर रही है। ना वो हॉस्पिटल जाने को तैयार है और ना ही कोई मेडिसिन लेने के लिए तैयार है। वो कहती है, जब तक मेरी माँ नहीं आएगी मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अचानक एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने आपकी तस्वीर दिखाई थी। यकीन करें, आप में और मेरी बीवी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। आप बिल्कुल मेरी मरी हुई बीवी की तरह हैं। मैंने आपको अप्रोच किया और आपसे शादी कर ली। श्वेता का इलाज 2 महीने चलेगा। डॉक्टर उम्मीद दिला रहे हैं कि श्वेता ठीक हो सकती है। जैसे ही उसका इलाज पूरा होता है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा।
आंसुओं का फंदा मेरे गले में अटक चुका था। श्वेता के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर पता नहीं क्यों मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ आई थी। वह आदमी जिसे मैं अब तक भला बुरा कह रही थी, मैंने उसकी तरफ निगाह उठाकर देखा। न जाने कितने दर्द और गम अपने सीने में छुपाए हुए था। मैंने गौर से देखा तो उसकी आंखों के कोने गीले थे। उसने मेरी तरफ से पीट करके उन्हें पोंछ लिया था। मेरा दिल दुख से भर गया था, निखिल के लिए भी और श्वेता के लिए भी। मैंने श्वेता के इन 2 महीनों में एक माँ बनकर ध्यान रखा था। उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया था कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। निखिल भी मेरे इस व्यवहार से बहुत खुश था। मेरे खाने पीने, मेरी हर चीज का ख्याल रखता था। और मैं इन 2 महीनों में ये भूल गई थी कि ये हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। मैं निखिल के लिए अपने दिल में कुछ और ही फील करने लगी थी। और एक रात जब श्वेता ने जिद कर दी कि मम्मा पापा, मैं आप दोनों के बीच वैसे ही लेटना चाहती हूँ जैसे पहले लेटा करती थी, मजबूरन हम तीनों को एक ही बेड पे लेटना पड़ा। रात के न जाने किस पहर श्वेता हम दोनों के बीच में से निकलकर मेरे पैरों की तरफ आ गई थी और मैं निखिल के बेहद करीब थी। मैं बेखबर नींद में सोई हुई थी जब मेरी नाक में निखिल के परफ्यूम की खुशबू टकराई थी। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। मैं उसके इतने करीब थी कि मेरा सर उसके सीने से लगा हुआ था और उसका हाथ मेरे कंधों पर था। पता नहीं क्यों मेरा दिल मचल उठा था कि ये पल यहीं रुक जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मैं निखिल की बीवी नहीं थी, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। जब तक श्वेता का इलाज चल रहा था मैं चुपचाप निखिल से दूर हट गई, लेकिन दिल से दुआ की कि काश ये सब कुछ सच्चाई बन जाए। खैर 2 महीनों में मैं वहां पर रही और श्वेता का सिर्फ इलाज ना हुआ बल्कि वो पूरी तरह से ठीक भी हो चुकी थी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार निखिल ने मुझे तलाक देने की बात की तो मैंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी श्वेता की माँ बनकर उसके साथ रहना चाहती हूँ और आप चाहें तो भले ही मुझे अपनी बीवी का दर्जा ना दें, बस इस घर में जगह दे दें। यहीं कोने में पड़ी रहूंगी, क्योंकि श्वेता को जैसे मुझ में अपनी माँ नजर आती है बिल्कुल वैसे ही मुझे भी श्वेता अपनी बेटी की तरह प्यारी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर निखिल की आंखें चमक उठी थीं। शायद वो भी मुझे दिल ही दिल चाहने लगा था। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आज मेरी फैमिली पूरी हो गई है। अपनी बीवी के जाने के बाद मेरा परिवार बिल्कुल टूट कर बिखर गया था, लेकिन आज तुमने आकर ऐसा लगता है जैसे मेरी खुशियां मुझे वापस कर दी हैं। ये कहकर निखिल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। आज हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा भी है। सच कहते हैं एक राह बंद होती है तो दूसरी राह खुद ही खुल जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।